नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं मिस्टर पैराडॉक्स और आज हम लोग अंतरा के तीसरे पार्ट कच्चा चिट्ठा की समरी को समझेंगे शॉर्ट में। सो लेट्स स्टार्ट। पाठ के लेखक है ब्रजमोहन व्यास, जिनका जन्म 1886 यानी 1886 में हुआ था। इस पाठ में लेखक बताते हैं कि कैसे उन्होंने एक संग्रहालय यानी म्यूजियम बनाया। कहानी शुरू होती है 1936 में पसोवा के गांव में। अब लेखक आए तो कौशाम्बी में थे, लेकिन वहाँ से काम निपटाने के बाद वो पसोवा गांव आए थे। पसोवा में जैनियों का तीर्थ स्थान था और वहाँ पे जैनियों का मेला भी लगता था। ऐसा माना जाता है कि वहाँ की गुफा में बुद्ध देवता व्यायाम यानी एक्सरसाइज किया करते थे। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे राजा अशोक ने बुद्ध का स्तूप भी बनवाया था। वहाँ पर उन्होंने बुद्ध के थोड़े से केश यानी बाल भी रखे थे। लेखक को पुरानी चीज़ें इकट्ठा करने का शौक था अपने म्यूज़ियम की कलेक्शन के लिए। लेखक बताते हैं कि वह जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ से खाली हाथ नहीं लौटते हैं। वे वहाँ से कुछ ना कुछ बढ़िया हमेशा अपने साथ लेकर आते हैं और अपने म्यूज़ियम में रखते हैं। लेखक को पसोवा गांव में मृण मूर्तियाँ, सिक्के और मनके मिले। एक छोटे से गांव के पास पत्थरों के बीच में उन्हें शिव जी की 4 मुंह वाली मूर्ति दिखाई दी। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे बिल्ली के सामने दूध रखा हो। अब बिल्ली तो दूध पिएगी ही। ये मूर्ति वैसे लेखक को मिल चुकी थी और अब जाहिर था कि लेखक उसे अपने साथ लेके जाने वाला था। कि जब उस गांव के लोग आए तब तक वह मूर्ति जा चुकी थी और ये देखकर वो लोग काफ़ी परेशान हुए। यहाँ पर गांव वालों का शक लेखक पर जाता है और लेखक कहता है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि चीज़ें इकट्ठा करने और उन्हें अपने म्यूज़ियम में रखने के लिए लेखक वैसे ही काफ़ी मशहूर था। सब मूर्ति ना मिलने तक व्रत रखते हैं और फिर लेखक के पास जाते हैं। जब लेखक को ऐसा पता चलता है और गाँव वाले जब उनसे मूर्ति वापस मांगते हैं तो लेखक पूरे सामान के साथ उन्हें मूर्ति लौटा देते हैं। साथ ही वो मिठाई और पानी भी मंगाते हैं, जिससे गाँव वाले अपना व्रत तोड़ते हैं। उसके बाद लेखक फिर से कौशाम्बी जाते हैं और ऐसी ही चीज़ें ढूंढना फिर से शुरू कर देते हैं। वहाँ पर खेत में उन्हें बोधिसत्व की 8 फुट लंबी मूर्ति दिखाई देती है। उस मूर्ति का सिर्फ सर नहीं था, लेकिन गले से लेकर पैरों के पचतल यानी जिस स्ट्रक्चर पर वो मूर्ति खड़ी हुई थी वहाँ तक वो पूरी तरह से सुरक्षित थी। वो मूर्ति मथुरा के लाल पत्थर की बनी हुई थी। वे मूर्ति को उठा ही रहे थे कि बीच में एक बूढ़ी औरत आई और बोली, बड़े आए मूर्ति को उठाने वाले, ये मूर्ति मेरी है, इसे हमने निकलवाया है, इसका नुकसान कौन भरेगा। यहाँ लेखक बताता है कि वो अपने साथ सिर्फ सिक्के लेकर चलता था, नोट लेके नहीं चलता था। यहाँ लेखक बताते हैं कि वो अपने साथ सिर्फ सिक्के लेकर चला करते थे, नोट नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि सिक्कों की खनखनाहट सुन के गरीबों के मन में कुछ होता है, उनकी लालच बाहर आ जाती है। यहाँ भी लेखक ने अपने सिक्कों को खनखनाया और उस बूढ़ी औरत के मन में लालच आ गई। लेखक ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, ये लो 2 रुपये, इससे तुम्हारे नुकसान की भरपाई हो जाएगी। ध्यान रहे कि 1936 की बात है, जहाँ पे 2 रुपये की वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा होती थी। उस मूर्ति को अपने साथ अपने म्यूज़ियम ले आए और फिर कुछ समय बाद वहाँ पे एक फ्रेंच आया। उसने लेखक से कहा कि आपके पास जो कलेक्शन है वो काफ़ी कीमती है। अब लेखक ने उस फ्रेंच से पूछा कि कीमती से आपका क्या मतलब है। तो उस फ्रेंच ने कहा, रहने दीजिए, अगर कीमत बताई तो कहीं आपका ईमान ना टूट जाए, यानी कहीं आपकी ऑनेस्टी ना टूट जाए। इस पर लेखक ने कहा, ईमान मेरे पास है ही नहीं तो वो टूटेगा कैसे, यानी ऑनेस्टी मेरे पास है ही नहीं तो वो टूटेगी कैसे। अगर मैं ऑनेस्ट होता तो ये म्यूज़ियम बिना पैसों के नहीं बना पाता। ने बोधिसत्व की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मूर्ति मुझे 10,000 रुपये में बेच दीजिए। शायद उस फ्रेंच ने इस मूर्ति के बारे में अखबार में पढ़ा होगा, क्योंकि म्यूज़ियम में आने के बाद ये मूर्ति काफ़ी फेमस हो गई थी। काफ़ी अच्छी कीमत थी, पर लेखक ने कहा, माफ़ करना, यह मूर्ति अपने आप में एक ही है। जानते थे कि काफ़ी कीमती मूर्ति है, इसलिए लेखक ने उस फ्रेंच को मना कर दिया। लेखक जानते थे कि यह मूर्ति बोधिसत्व की मिली हुई सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक है। यह मूर्ति कुषाण राजा कनिष्क के समय में बनाई गई थी और ऐसा इसके पदस्थल यानी जिस स्ट्रक्चर पर ये खड़ी थी वहाँ पर लिखा हुआ था। बात आती है 1938 में, जहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक जगह पर काम कर रहा था। 1998 में के.एन. दीक्षित आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। लेखक के अच्छे दोस्त थे और म्यूज़ियम के कामों को वो इनकरेज करते थे और लेखक की हेल्प भी करते थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक टीम कौशाम्बी में मिस्टर मजूमदार के अंडर एक जगह पर खुदाई यानी एक्सकवेशन कर रहे थे। मिस्टर मजूमदार को पता चला कि वहाँ पर 4-5 मील दूर एक गांव है, हजियापुर। उन्हें पता चला कि वहाँ पर भद्रमत का शिलालेख यानी एक इंस्क्रिप्शन है जो काफ़ी कीमती है। मिस्टर मजूमदार उसे गांव से उठवाकर ले जाना चाहते थे, पर गांव के ज़मींदार गुलजार मियाँ, जो वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन थे, उन्होंने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया।
लेखक ने गुलजार मियाँ के छोटे भाई की म्यूनिसपैलिटी में चपरासी की नौकरी लगवाई थी। वो लेखक को आसपास से मूर्तियाँ वगैरह लाकर दिया करते थे। क्योंकि गुलजार मियाँ उनका काम रोक रहे थे, तो मजूमदार साहब ने सोचा कि वो ज़बरदस्ती मूर्तियाँ उठा लें। गाँव वालों ने मजूमदार साहब के लोगों से कहा कि यह मूर्ति वो लेखक को 25 रुपये में बेच चुके हैं, और अगर कोई मूर्ति ज़बरदस्ती उठाएगा तो वो उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। मजूमदार साहब ने पुलिस में कंप्लेंट भी लिखाई, लेकिन गुलजार मियाँ अड़े रहे और वह शिलालेख किसी को नहीं दिया। मजूमदार साहब ने और मसाला लगाकर यानी और भड़काकर ये रिपोर्ट दिल्ली में अपने हेडक्वार्टर्स को भेजी। ये रिपोर्ट लेखक के अच्छे मित्र और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल दीक्षित साहब को मिली, और इस बार दीक्षित साहब का शांत व्यवहार कहीं चला गया, यानी उन्हें अब गुस्सा आया। दीक्षित साहब ने लेखक को एक अर्ध सरकारी पत्र लिखा, यानी वो पूरी तरह से ऑफिशियल नहीं था। उसमें लिखा था कि दिल्ली से मेरे पास रिपोर्ट आई है कि आपके भड़काने के कारण गुलजार मियाँ शिलालेख देने से मना कर रहे हैं। मैं इस मामले को और बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन आप जो इस सरकारी काम को रोक रहे हैं ये गलत है। इतना पढ़ने पर लेखक को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो अपने आप को शांत कर रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने पढ़ा कि अगर आपका रवैया ऐसे ही रहा तो म्यूजियम में जो हमने आपकी हेल्प की है वो अब हम नहीं करेंगे। बस इतना पढ़ना ही लेखक के लिए काफ़ी था, और अब उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया। जवाब में उन्होंने भी दीक्षित साहब को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि जिस तरीके से आपने मुझे पत्र लिखा है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आप चाहे हेल्प करें या ना करें, मेरा म्यूजियम चलता रहेगा। नहीं, वो शिलालेख 25 रुपये में खरीदा था। अगर आपको शिलालेख चाहिए तो 25 रुपये दीजिए और ले जाइए। इसके जवाब में दीक्षित साहब का भी पत्र आया, जिसमें उन्होंने थोड़ा सा दुख दिखाया, और जो बेइज्जती लेखक ने उनके डिपार्टमेंट की थी वह उसको भी सह गए और बात खत्म हो गई। क्योंकि उस गांव में भद्रमत का शिलालेख मिला था, इसलिए लेखक जानते थे कि यहाँ पे और भी कीमती चीज़ें होंगी। लेखक गुलजार मियाँ और उसके छोटे भाई को लेकर चीज़ें ढूंढने में लग गए। गुलजार मियाँ के मकान के ठीक सामने एक कुआं था, जिसके पास 4 खंभे यानी 4 पिलर्स थे। इनके पास ही ब्राह्मी स्क्रिप्ट में कुछ लिखा हुआ था, और ब्राह्मी स्क्रिप्ट वही थी जिसमें अशोक राजा अपने इंस्क्रिप्शंस लिखवाते थे। समझ गए काफ़ी कीमती है, लेकिन उसे निकालने में उन्हें थोड़ी हिचक हुई, यानी उन्हें थोड़ी हेजिटेशन हुई। जब उन्होंने गुलजार मियाँ की तरफ देखा तो गुलजार मियाँ ने कहा, साहब अभी खुदवा देते हैं, ये सब आप ही का तो है। इससे जो शिलालेख को खोने से म्यूजियम को नुकसान हुआ था वो भर गया। इसके बाद वो ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए मैसूर गए। इससे पहले वो मद्रास गए, जहाँ से उन्होंने काफ़ी सारे चित्र यानी फ़ोटोज़ खरीदे। लेखक किताबें भी लेना चाहते थे, लेकिन क्योंकि वो 250-300 से कम की नहीं थी, यानी काफ़ी महंगी थी, और वो तमिल में थी जो वो पढ़ नहीं सकते थे, उन्होंने अपने मन को मनाया और किताबें नहीं ली। फिर वहाँ के लोगों ने उन्हें श्रीनिवास जी के बारे में बताया, जो हाई कोर्ट में वकील थे। उनके पास सिक्कों और ब्रॉन्ज और कॉपर की मूर्तियों का काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। लेखक शाम के समय में उनके घर गए और वहाँ से 300-400 रुपये की मूर्तियाँ खरीद ली। बहुत सारे सिक्के तो श्रीनिवास जी ने लेखक को बिना पैसों के ही दे दिए। उनके पास नटराज की मूर्तियाँ में थी, लेकिन क्योंकि वो 25,000 रुपये की थी, लेखक ने उन्हें नहीं लिया। वे मैसूर जाने के लिए ट्रेन में बैठ चुके थे, तभी एक आदमी चित्र यानी फ़ोटोग्राफ्स लेकर आया। ट्रेन चल चुकी थी और वो साथ साथ भाग रहा था, इसलिए फ़ोटोज़ को देखने और गिनने का टाइम नहीं था। लेखक ने वो फ़ोटोज़ 3 रुपये में ख़रीद ली, जो आज के समय में करीब 25 रुपये की मिलती। मैसूर में कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद लेखक रामेश्वरम मंदिर गए। वहाँ पर कई पंडित लेखक और उनके मित्र के पीछे पड़ गए दक्षिणा वगैरह पाने के लिए। यहाँ पर लेखक का दिमाग चला और उसने अपने मित्र ठाकुर साहब को राजा साहब बना दिया। लेखक ने अपने मित्र ठाकुर साहब को राजा साहब का नाम दे दिया और पंडितों से कहा कि जो भी तालपत्र यानी पुराने कागज़ पर लिखी हुई पुस्तकें उनको लाकर देगा, वो उनके और उनके वंश का पंडित बन जाएगा। लेखक दौड़कर गए और वैसे ही किताबों का छोटा सा गट्ठर लेखक के सामने लाकर पटक दिया। तो किताब पाने की इच्छा उनकी मद्रास में पूरी नहीं हो पाई थी, वो यहाँ पर पूरी हो गई थी। अब उनके म्यूज़ियम में जगह की कमी होने लग गई। बात ये नहीं थी कि जगह छोटी थी। उस म्यूज़ियम में पहले से ही 8 कमरे थे, लेकिन वो सब भर चुके थे क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा हो गया था। लेखक की ज़रूरत थी कि वह अपने म्यूज़ियम के लिए एक बड़ी जगह ढूंढे, जिसके लिए काफ़ी पैसे चाहिए थे। लेखक ने म्यूज़ियम को बनाने के लिए संग्रहालय निर्माण कोष बना दिया। फंड्स थे जिसमें लोग डोनेट करते थे, और 10 सालों के अंदर इसमें 2 लाख रुपए जमा हो गए। डॉक्टर पन्नालाल ICS की मदद से उनको कंपनी बाग में एक जगह भी मिल गई। सिर्फ बिल्डिंग के बनने और इनॉग्रेशन की देर रह गई थी। लेखक ने सोच रखा था कि वो इनॉग्रेशन जवाहरलाल नेहरू जी से ही कराएंगे। लेखक उनसे मिले तो उन्हें बताया कि म्यूज़ियम अभी तक तैयार नहीं हुआ है। लेखक ने कहा, वैसे भी आपके पास इस म्यूज़ियम के इनॉग्रेशन करने के अलावा भी काफ़ी काम होंगे। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि म्यूज़ियम जल्दी तैयार हो जाएगा। लेखक को यहाँ से पैसों की भी थोड़ी सहायता नेहरू जी से मिल गई।
ऐसा था जैसे लक्ष्मी खुद चलकर उनके पास आई है, यानी उनके पैसों की दिक्कत अपने आप ही दूर हो गई। डॉक्टर ताराचंद ने ही इस म्यूज़ियम का शिलान्यास यानी फाउंडेशन तैयार किया। मास्टर साठे और मुट्टा, जो कि मुंबई के मशहूर इंजीनियर थे, उन्होंने इस भवन का नक्शा बनाया, यानी उन्होंने इस म्यूज़ियम का ब्लूप्रिंट तैयार किया। म्यूज़ियम के पूरा तैयार होने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने ही इसका इनाग्रेशन किया। के अंत में लेखक ने ऐसे कई लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस म्यूज़ियम के बनने में सहायता की थी, जैसे राय बहादुर कामता प्रसाद कक्कड़ और हिज हाइनेस महेंद्र सिंह जू, देव नागौर नरेश, साथ ही दीवान लाल भागवेंद्र सिंह, साथ ही स्वामी भक्त अर्दली जगदेव। लेखक ने डॉक्टर सतीश चंद्र काला को अपने संग्रहालय का अभिभावक बना दिया, यानी अपने संग्रहालय की जिम्मेदारी उन्हें दे दी और अब खुद रिटायर हो गए। पाठ के अंत में लेखक कहते हैं कि उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। अब यहाँ पर असली बेटे की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर पुत्र यानी बेटे से उनका मतलब है वो म्यूज़ियम, यानी उन्होंने काफ़ी मुश्किलों के बाद भी वो म्यूज़ियम बना दिया और अब खुद संन्यास ले लिया, यानी अब वो रिटायर हो गए।